अगला सत्र पर आना। वाह वाह, क्या बात है। देखो दोस्तों, जितने लोग मुझे जानते हैं वो जनरली पीछे बैठे हुए हैं। पीछे वाले लोग क्या हाल चाल है? हाँ, तो तुम ही लोगों को संभालना है और आगे वालों को बताना है कि मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूं। ठीक है, चालू करें सेशन। ये सेशन मैं कोशिश करूंगा जितना मजेदार, जितना मस्ती हम कर सकें। तो आप लोगों का एनर्जी चाहिए पूरी। एक बार जरा जोरदार तालियां, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी। हाँ, पीछे जो वो मुंडेरे पे टंगे हुए हैं उनको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बराबर? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो साहब, यार होस्ट का काम आसान कर दिया। जो होस्ट को मैं जानता हूं ना जैसे। तो यार कुल्लू के साथ बैठते हुए ना मुझे दो मेमोरीज फ्लैश हो रही हैं मेरे दिमाग में। पहली मेमोरी दिसंबर 2020 की है, जब कुल्लू का मैं राइटर जॉब रोल के लिए इंटरव्यू कर रहा था और कुल्लू को लग रहा था कि 1 महीने पहले शुरू हुई कंपनी है, कहीं ये लोग बुला के फिर 2 महीने बाद ये ना बोलें कि अब सैलरी तो है नहीं है, 2 चेयर रखी हैं, ये ले जा भोपाल ले जाके इनको बेच देना। उसके बाद दूसरी मेमोरी जो है वो एक शूट के बाद की है, जब कुल्लू और मैं सतीश रे के साथ थे और मेरे कुछ दोस्त कुल्लू के साथ फ़ोटो खिंचाने आए थे। कुल्लू के साथ नहीं, सॉरी, सतीश के साथ फ़ोटो खिंचाने आए थे। तो मैंने उनको बोला कि यार ये भी लड़का है, अभी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है और राइटिंग कर रहा है और एक्टिंग भी कर रहा है हमारे वीडियो में, तो इसके साथ फ़ोटो खिंचा लो। तो उसने बोला कि नहीं यार। और फिर कट्टू आज का दिन है कि आज कुल्लू का मैं वापस से लगभग दिसंबर का महीना ही है और वही डेट है, उसी दिन इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन कुल्लू को प्यार देने इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मेरा वो दोस्त भी यहाँ पर आया हुआ है। भाई रिएक्ट मत करना, लोग समझ जाएंगे। अच्छा। तो यही यार कुल्लू की जर्नी मैंने शुरू से देखी हुई है कि कुल्लू को जब कुल्लू इंदौर आया था उस टाइम कुल्लू के बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, एंजाइटी इश्यूज भी थे, रिलेशनशिप इश्यूज भी थे, उसको खाना भी नहीं मिल रहा था और उसका सामान मैं अपनी गाड़ी में रख के उसके लिए रूम ढूंढ रहा था। लेकिन यार उसने कभी काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक दिन तो ऐसा भी आ गया था कि पुलिस भी ले गई थी कुल्लू को, बट फिर भी काम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। ये तो यार हाँ, करो जो पूरी बात करो फिर मैं बताता हूँ। तो यार एक बार कुल्लू की जोरदार तालियां बजा दो यार। देखो, पहचान वाले आदमी को इंटरव्यू देने की यही दिक्कत है कि उसको पहले से आधी बातें पता होती हैं। जिन लोगों को बताते हैं, अंबर भाई ब्लंट नाम का एक कंपनी चलाते हैं जिसके लिए मैंने पूरे एक साल नौकरी करी है इनके अंडर एज ए राइटर और एज एन एक्टर। और मेरे को मेजरली राइटर बनाने में एक ही आदमी का योगदान है। मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं राइटर बन सकता हूँ। इनने मेरा इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट देखा, इनने बोला तुम आ जाओ इंदौर, सब दुनियादारी छोड़ के अपन कंपनी खोल के वीडियोस बनाएंगे। और मैं भी उस तरीके का आदमी, मैं कहा कोई आदमी बोल रहा है तो बना ही लेगा कंपनी। फिर मैं इंदौर आया, फिर एक साल हमने बहुत कंटेंट बनाया, एक वेब सीरीज भी लिखी हम लोगों ने साथ में। अभी से प्लग इन कर देता हूँ, प्यार वर्सेस दोस्ती यूट्यूब पे Z5 पे जाके देख लो, हम दोनों साथ में लिखी है, बहुत बढ़िया व्यू सीरीज है। तो यार प्यार वर्सेस दोस्ती की बात हो रही है, तो प्यार वर्सेस दोस्ती को हम अपनी लगान बोलते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर करोगे? क्योंकि इंदौर में जनरली, इंदौर छोटे शहर में जब भी कुछ प्रोडक्शन करने जाते हो तो मुंबई में सारी चीजें आपको सेटल रहती हैं और हम लोग जितने भी लोग हैं सब हसलर लोग हैं। तो हमारा कुछ रहता है कि यार खुद से जितना हो सके उतना कर लेते हैं। हम लोगों को काम डेलीगेट करना नहीं आता। छोटे शहर के जितने लोग हैं उनको काम डेलीगेट करना बहुत कम आता है। हम लोगों को यही आदत रहती है कि खुद कर लेते हैं सारा काम। तो हम लोग पूरा प्रोडक्शन खुद से करते थे, कैटरर से खुद से बात करते थे, शूटिंग हो रही, लाइटें देखते थे कि कौन सी वाली लगेगी कौन सी नहीं। मतलब जमीन पे लोड के हमने वो वेब सीरीज बनाई है। और मैं अब, क्योंकि अब मैं जाके मुंबई में काम करने लगा हूँ, तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जितना मतलब कुछ लोग एक दिन का पैसा लेते हैं उतने में हमने पूरी वेब सीरीज प्रोड्यूस करके रिलीज कर दी थी। वो जस्ट इसलिए क्योंकि हम लोग हसलर लोग बहुत थे, 3-3 4-4 लोगों का काम एक जन करता था। सिर्फ 6 लोग थे हमारी टीम में जिसमें हमने पूरी वेब सीरीज प्रोड्यूस कर दी थी और बॉस ये भाई साहब थे। तो वो मुझे लगता है कि क्योंकि अब मैं भोपाल इंदौर छोड़ चुका हूं, लेकिन वो उस टाइम पे भी अभी भी मैं मानता हूं कि वो उस लेवल का काम है जो मुंबई लेवल का काम आप बोल सकते हो, जो 6 इंदौर के भोपाल के लड़कों ने किया, अपने दम पे किया और यहीं से प्रोड्यूस करी एक वेब सीरीज जो अब एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम भी हो रही है। उसमें कोई मुंबई का इंसान नहीं, कोई आर्टिस्ट मुंबई का नहीं है, एक्टर्स भी सब हमारे दोस्त हैं पुराने, वो लोग ही आए थे। तो मतलब होम प्रोडक्शन मान सकते हैं इंदौर का उस सीरीज को आप। तो यार जैसे अभी मुंबई की बात चल रही थी, तो जैसे अगर किसी को मेंटर मिल जाता है तो जो ग्रोथ वो 5 साल में करने वाला है वो शायद उसको 2 साल में कर सकता है। तो तुम भोपाल से हो, तो तुम्हें तन्मय भाई और जाकिर भाई जैसे मेंटर्स कैसे मिले? मेंटरशिप को सब लोग बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये बड़े भाई मेरे मेंटर ही बैठे हैं एक तरीके से मेरे। राइटिंग में बहुत इन्होंने मेरे को बताया कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी पिक्चरें देखनी है, जो इनने बताई फिर मैंने नहीं देखी।
नहीं, लेकिन मेरा जनरली मेरा मानना है कि मेंटरशिप आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपके माता पिता नहीं हो, जो आपके आदरणीय सम्माननीय नहीं हो, वो आपसे एज में थोड़े से बड़े हों, जिनसे आप अपनी बहुत सारी वल्नरेबिलिटी, बहुत सारी इनसिक्योरिटी की बातें भी कर सकते हैं, और जो आपको एक बड़े भाई या एल्डर होने के नाते आपको गाइड भी कर सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं, आपको रोक भी सकते हैं। तो मैं ऐसे हमेशा मेंटर्स की तलाश में रहता हूँ, और इन मेंटर्स की वजह से ही मेरा करियर या मेरा काम जितना भी चल पाया है, चाहे वो जाकिर भाई हो, चाहे वो तन्मय भाई हो, चाहे वो अंबर भाई हो, इन लोगों की वजह से ही चला है। जाकिर भाई भोपाल में शोज करने आते थे, तो मैं जैसे कि मेरा काम ही होता था हसलर, आप लोगों को बताया कि हसलर मेंटालिटी है। जाकिर भाई के शोज में पीछे खड़े हो गए, वॉलंटियरिंग ले ली कि उनसे मिलने मिल जाए, 2 मिनट बात करने मिल जाए। तो वो पहली बार जब शो आए थे तो मैं चुपके से बिना किसी परमिशन के उनके बैक स्टेज चला गया था ग्रीन रूम में, और मैंने उनको बताया था कि भैया मैं भी कॉमेडी करता हूँ, 8 साल पुरानी बात है। उन्होंने बोला अच्छा करो। वहाँ से बात चालू हुई कि मैं, उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि 6 साल बाद मैं जब ब्लंट की नौकरी छोड़ के मुंबई जाऊँगा काम ढूंढने बिना किसी काम के, तो मैं जाके भाई को मैसेज किया, मैं कहा भाई मैं आ गया हूँ मुंबई, मुझे मिलना है। तो उन्होंने बोला घर आ जा, मैं घर चला गया। उन्होंने बोला एक शो बन रहा है, तू लिखना चाहता है? मैंने कहा भाई मैं तो आया हूँ, आप जो बोलोगे मैं करूँगा। कह रहे एक शो है जिसमें हम शायरियाँ, फर्जी शायरियाँ करते हैं। मैं कहा अच्छा बिल्कुल ठीक है। कह रहा फर्जी शायरी लिख देगा? मैंने कहा लिख दूंगा। तो मैंने उनको शायरी लिख के बताई। उन्होंने बोला तुम शो लिख रहे हो, और 3 दिन में हमने शो लिखा जिसका नाम है फर्जी मुशायरा। फर्जी मुशायरा कितने लोगों ने सुना हुआ है? या पीछे वाले लोगों ने सुना हुआ है? हाँ, अभी सुनाऊंगा 1-2 फर्जी मुशायरे के शेर सुनाऊंगा। हाँ। सुनाई दो यार, हो जाए हो जाए। फर्जी मुशायरे का हमारा सबसे फेवरेट शेर है कि टेबल पे आज मेरे मेन्यू भी नहीं है। वाह करो, वाह करो। हाँ, टेबल पे आज मेरे मेन्यू भी नहीं है, शादी कहाँ करें वेन्यू भी नहीं है, और क्या मतलब रिश्ता रखने का अब जब प्यार तेनू भी नहीं है मेनू भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये ऐसी छिछली बातें करके हमने करियर चला लिया अपना। आप लोग भी चला लें। एक गोपाल दत्त जी वाली। नहीं, वो इस मंच के लिए सही नहीं है। गोपाल जी ने वो शेर सुनाया था कि अपने हृदय में मेरा वास कर दो। वाह करो, वाह वाह। अपने हृदय में मेरा वास कर दो, प्रेम के लिए सिर्फ इतना प्रयास कर दो, बात तो सब लड़कों से करती हो तुम, मुझे तुम ब्लॉक करके सबसे खास कर दो। आजाब। ठीक है, तो जैसे ना स्मॉल टाउन जो अपब्रिंगिंग हुई है, उसका कंटेंट क्रिएशन में और तुम्हारी क्रिएटिविटी में कितना कंट्रीब्यूशन मांगते हो? यार सारा यहीं का माल ले जाके बेचते हैं हम लोग मुंबई में। साफ बात, अभी राज सर से बात हो रही थी, जितने भी छोटे शहर के लोग हैं ना, वो यहीं से जितना माल इकट्ठा करते हैं 20 साल 22 साल में, वो सारा ले जाके मुंबई में बेचते हैं अपनी मिट्टी बना के। तो स्मॉल टाउन का जो एस्थेटिक है, स्मॉल टाउन की जो अब्सर्डिटी है कि आपको पता ही नहीं है कि कब क्या हो सकता है। आपके जैसे आप बड़े हो रहे हो, तो जैसे बड़े शहर में जो बड़ा हो रहा है उसके बगल में जो बिल्डिंग है, बचपन से जब बड़ा हो रहा है वो बिल्डिंग ही थी और वो बिल्डिंग ही रही। हमको पता नहीं हमारे बगल वाले प्लॉट पे हॉस्पिटल बन जाएगा, घर बन जाएगा, कब्जा हो जाएगा, खुदाई हो जाएगी, वहाँ दंगा होने लगेगा, कुछ नहीं मालूम। आपको मालूम नहीं आपके मोहल्ले के आसपास सुबह क्या हो सकता है, आपको पता नहीं है आप किस शहर में आपकी नौकरी लगेगी, मौसम कैसा रहेगा, आपकी जो फेवरेट, जैसे मैं जिस घर में बड़ा हुआ हूँ भोपाल में, साउथ टीटी नगर होता था वो अब वो मोहल्ला है ही नहीं वहाँ पे। स्मार्ट सिटी में वो मोहल्ला ही एस्केप हो चुका है अर्थ से। तो ये सब छोटे शहरों में हो सकता है कि एक जगह होती थी वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहाँ पे रोड है सिर्फ। तो ये छोटे शहर के जितने भी स्मॉल टाउन के जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं बड़े शहरों में जाके, क्योंकि हमारे इतना ऑब्जर्वेशन रहता है। आप छोटे शहर, हम लोग इतने टाइम तक बात करते थे जो भंडारा एस्थेटिक होता है, हम लोग भंडारों में जाते हैं। बाहर के लोगों को भंडारे के बारे में मालूम नहीं है कि वो 42 डिग्री की गर्मी में तीखी आलू की सब्जी खाने का जो मजा है वो मजा कहीं पे भी नहीं है। और मतलब अब हम जो रियलाइज करते हैं कि अभी हमको बोले कोई इतनी गर्मी में वो तीखी आलू की सब्जी खाने का हम नहीं खा पाएंगे, लेकिन बचपन में इतने चाव से वो कड़क पूड़ियाँ और आलू की सब्जी तीखी वाली लाल। तो छोटे शहर का एस्थेटिक भाई, मैं तो क्योंकि छोटे शहर से हूँ, मतलब छोटा भोपाल इंदौर, अब इंदौर में बैठा हूँ तो भोपाल को छोटा शहर बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन फिर भी हाँ, ये जो स्मॉल टाउन टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लोग हैं उनका बहुत सामान रहता है और बाहर जाके बहुत बेचते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। तो यार इंदौर में जो तुमने सर्वाइव किया है, अगर उसके 1-2 किस्से सुना दो तो मजा आ जाए। इंदौर में सर्वाइव ऐसे किया कि इनके लिए काम करते थे, इनके लिए नौकरी करते थे, और इनने इतने, मेरा क्या है कि मैं किसी भी इंसान के ना प्रेम में आ जाता हूँ, चाहे वो मर्द हो चाहे स्त्री, ठीक है। और मेरे को इनसे मोहब्बत हो गई, इंदौर आके फिर किस्मत में और मोहब्बत ही नहीं लिखी, ठीक है। तो इंदौर में मैं इनके भरोसे रहता था, इनने बुला ली, तो अब ऑफिस तो बढ़िया चल रहा है आपका। लेकिन अब जितने भी लोग जानते हैं, जितने भी लोग हम इंदौर भोपाल के शहर के हैं, आप जब एक शहर में बड़े होते हो 20 साल 22 साल तक, मैंने कॉलेज तक भोपाल रहा था मैं, आप जब अपने शहर में 23 साल रहोगे तो आपका पूरा कुनबा होता है, आपका भाई बार बार पहचान का है, आप जिससे फ़ोन की स्क्रीन बदलवाते हो वो पहचान का है, आपके दोस्त ने आपको कहाँ खाने जाना है, आपको ये भी पता है कि किस रेस्टोरेंट में कौन सी डिश कैसी मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी।
तो वो जब इकोसिस्टम एकदम से हिलता है, जब आप नए शहर जाते हो और नई चीज़ों से देखते हो कि अरे भाई मेरे को जो टेस्ट पसंद है वो नहीं मिल रहा, मेरे को जो मज़ा आता था लोगों के साथ वो नहीं आ रहा, तो मैं इंदौर आया और इतना बढ़िया शहर है, सुंदर शहर है, लेकिन मेरा मीटर ही नहीं बैठा ना। पहले दूसरे तीसरे महीने में बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही थी। तो एक बार क्या हुआ कि घर नहीं मिल रहा। अच्छा, पता नहीं है कि इनकी कंपनी का कोई भरोसा नहीं कि चले, अभी तक चल रही है वैसे तो, तब तो स्टार्टअप था हमको अब स्टार्टअप पे भरोसा ही नहीं ना कि भाई एक दिन हम सुबह आए, जैसे ही मेरा मोहल्ला नहीं है वैसे ऑफिस भी नहीं है स्टार्टअप को तो हम वो फिर हेरा फेरी का लक्ष्मी चिटफंड नहीं मानते कि किसी भी दिन ऑफिस जाएंगे मिलेगा नहीं। तो मैं तो उसी भरोसे रहता था कि भाई इंदौर में कितना रहना है, 1 महीना रहना, और उसमें कोरोना की आ गई सेकंड वेव, तो मैंने घर लिया नहीं ढंग से प्रॉपर इंदौर में। मैं किसी के दोस्त क्या रह रहा हूँ, फिर कहीं कुछ रह रहा हूँ, फिर अब ऐसा हुआ कि अब आगे बारिश और आने लगी सर्दी, तो धीरे धीरे सर्दियाँ होने लगी, और मेरा जो घर था वो 1 महीने के लिए लिया हुआ था मैंने, यहीं सत्यसाई स्क्वायर पे आगे। तो मैंने 1 महीने के लिए लिया और वो आ गया कि अब ये खत्म होने वाला है, 30 तारीख को खत्म होने वाला है। मैंने इधर उधर कहीं ब्रोकरेज जो देख दाख के मैंने कहा कि ये मकान है, और मकान वाले ने बोला कि ठीक है आ जाओ आप, 1 तारीख को सुबह आ जाओ, आप शिफ्ट हो जाओगे। मैं ये वाला मकान सबमिट करके पूरा बंद बुंद करके 1 तारीख को भैया पहुंचा निपानिया। मैंने कहा चलो अब घर होगा। एक बिल्डिंग थी, मैं ऊपर गया तो उसने बोला सर ये घर तो बिक गया है। मैं कहा बिक गया है, मैं तो इसमें रहने आने वाला था। कह रहा सर ये तो बिक चुका है। मैं कहा तो कब बिकेगा, मतलब कह रहा अभी बस 3 महीने हम भी आके रह रहे हैं। मैं कहा 3 महीने मुझे भी रख ले भाई, जब तू भी रह रहा है तो। कह रहा नहीं सर वो मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया। मैंने कहा ठीक है भाई ले ले, मुझसे ज़्यादा किराया ले ले। तो उसको समझ आया कि ये मान नहीं रहा ये आदमी। तो उसने बोला सर मैं खुद भी जा रहा हूँ यहाँ से और ये घर भी नहीं है अब। और मैंने कहा ये कैसी बात है यार और दिक्कत ये थी कि मैं हो गए, और फिर मैं उस टाइम पे हम लोग, हमारा फेवरेट प्रोजेक्ट था, एक बहुत मेहनत करी थी उस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उस पर काम कर रहे थे। तो हम लोग पूरे टाइम ऑफिस में रहते थे, तो मेरे को था कि घर कहीं भी मिल जाए, गद्दा लगा के सो जाएंगे, उतना क्या है। अब मैं हुआ कि बारिश चल रही है और मैं जिस पिछले घर में रहता था उसमें गीजर नहीं था, और मेरी बचपन से आदत है कि मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, भरी गर्मी में भी, मध्य प्रदेश ब्लड ठीक है कि हमको ज़्यादा गर्मी से कोई दिक्कत नहीं है, हमको ठंड से दिक्कत है। तो मैं गर्मी में गर्म पानी से नहाता हूँ, गर्म पानी नहीं मिला 3-4 दिन, तो ढंग से नहा ही नहीं पाया। मैं कहा अब वो नया घर मिलेगा वहाँ जाके नहाएंगे। तो उसने तो सुबह 8 बजे मुझे कह दिया कि यहाँ तो कोई घर वर नहीं है। तो मैं मैं निकल रहा था, मैंने कहा वही सर आप घर नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे को एक बार नहा सकता हूँ क्या आपके बाथरूम में मैं तो उसको लगा कि मैं कॉमेडियन हूँ, कह रहा है सर आप तो कॉमेडी करते रहते हैं, है निकल जाइए तो फिर मैं पूरा सामान लेके इनके लिविंग रूम में ऐसे रहता था, कुन फाया कुन मूवमेंट बोलते हैं उसको कि ये और इनका भाई जो खाना छोड़ते थे वो खा लेता था खाना, और दूसरे और पदार्थ भी होते थे वहाँ तरल भाई ऐसा कुछ नहीं है अब इनकी शादी हो गई तो बात कर रहे हैं तो फिर वो वाली बात बताओ ना। एक बार क्या हुआ कि हम ऑफिस में थे और एक प्रोजेक्ट हमें लिखना था, तो ऑफिस में कुल्लू का मन नहीं लग रहा था। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, घर जाके लिख लो, 6 बजे तक दे देना। तो फिर कुल्लू घर गया और फिर कुल्लू का कुछ अता पता नहीं रहा। फिर अगले दिन पता चला कि कुल्लू जेल गया था क्या हो गया था भाई? ये कहानी मैंने कहीं नहीं बताई। तो वही जो प्यार वास्ते दोस्ती बनाई भाई, मैंने कहा कि अब ऑफिस में हम लोग लिख रहे हैं, और ऑफिस में क्या है कि ऑफिस में तो और डिस्ट्रैक्शन है, दोस्ती आप बातचीत कर रहे हो है हु, और अंबर भाई चिल्ला रहे तुम लिख नहीं रहे हो, मस्ती कर रहे हो। मैं कहा अंबर भाई मेरे को आप चाहिए चिल, मैं जा रहा हूँ घर, मैं अपने घर पे जाके आपसे वर्क फ्रॉम होम ले रहा हूँ, मैं दिन में घर पे जाऊँगा और आराम से लिखूंगा ये स्टोरी और आपको शाम तक देता हूँ मैं। और मैं आके 3 बजे, ऑफकोर्स लिखना तो मेरे को था नहीं मैं घर आया, भोपाली आदमी, आलस शौकीन आदमी, AC चलाया, सो गया मैंने कहा देखता हूँ जब उठूंगा नींद तब लिख दूंगा। अब मेरी नींद खुली तो मेरे घर में 5-6 लोग बाग ऐसे सामान उथल पुथल कर रहे हैं, और मैं कहा कि कहाँ आ गया हूँ मैं, क्या चक्कर है ये, सपना देख रहा हूँ। हाँ मैं सपना देख रहा हूँ, सामान उथल पुथल कर रहे हैं, और वो मेरे को उठा के, जब तक मेरे को आपकी नींद 2 बार खुलती है, सुबह आपकी एक बार नींद खुलती है जब आपकी नींद खुलती है, और एक बार जब आप होश में आते हो कि मैं कहाँ हूँ। तो कभी कभार आप जब ब्रश कर रहे होते तब आपको होश आता है कि आप कहाँ हो। तो मुझे जब तक मैं होश आया मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ चुका था। मैंने कहा कि क्या हो गया ये, और उन्होंने मेरा लैपटॉप छुड़ा लिया जिस पे हम लिख रहे थे। मैं कहा अरे भाई दे दे लैपटॉप, कह रहे नहीं लैपटॉप छुड़ा दे। अब वो किस्सा तो मैं नहीं बता पाऊंगा किस वजह से, मैं कुछ नहीं था उसमें, मेरा कोई दोष नहीं था। मैं जिस घर में रहता था वहाँ पे लोग जो एक्स्ट्रा फ्लैटमेट्स रहते थे उसमें किसी एक का कुछ चक्कर था, कुछ पुलिस का केस था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा पूरा फ्लैट सीज कर दिया था और हमको भी सीज कर दिया था। अब भाई हम पुलिस स्टेशन गए, बातचीत हुई, सारी चीज़ें हुई, पता चला हमारा कोई नहीं, हम निकल गए वहाँ से। अब मैं 9 बजे इनको मैसेज कर रहा हूँ कि अरे अमर भाई ये चक्कर हो गया, मैं जेल चला गया। वो कह रहे हैं ठीक है लेकिन ड्राफ्ट कब तक भेजोगे मैंने कहा मैं कैसा दरिंदा आदमी है भाई, ये नहीं पूछ रहा कि वहाँ मार पड़ी कि नहीं, कह रहे रात तक ड्राफ्ट भेज दो, बाकी तुम पिटे हो तो बर्फ लगा लेना तो फिर जैसे तैसे ड्राफ्ट लिखा गया। उसके बाद जो शूट के एक्सपीरियंस है,
जैसे एक बार हम शूट कर रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि यार ये नॉस्टैल्जिया वाला शूट है, इसमें हम 2009 दिखा रहे हैं, अगर यहाँ से कोई फ्यूचरिस्टिक चीज़ निकल जाए तो क्या होगा। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, तुम बताओ क्या अब हुआ। देखो हम लोग भी तो ऐसे लोग थे ना कि हम भी हसलर, हमारे साथ वाले भी हसलर, तो हम अगर बोलते थे कि 1500 में ये जगह चाहिए हमको, तो हमारे साथ वाले और ढूंढते थे कि 600 में अगर मिल जाए कोई जगह तो और बढ़िया रहे। तो अब हम शूट कर रहे हैं, हमको एक शूट करना है कि ये हाँ प्ले स्टेशन वाली दुकानें जो होती थी वो दिखानी थी हमको। 2020 में हम 21 में हम दिखा रहे थे कि 2014 2010 की दुकानें। तो हम लोग कहाँ गए, पाटनीपुरा। हाँ पाटनीपुरा गए। पाटनीपुरा में दोपहर में आप सोचो लोग बाग वहाँ बच्चे पिट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। पाटनीपुरा का एकदम बिल्कुल भयंकर सड़क पे। और वहाँ तो ऐसा है ना कि हमारे शहरों में तो ऐसा कि कोई कैमरा लगा के अभी ये पत्ता भी शूट करने लग जाए तो चार लोग देखने लग जाएंगे कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है। तो लोग पहले ढूंढ रहे हैं कि कोई हीरो है, फिर मुझे देखने कह रहे हैं अरे ये इसको देखने का। और लोगों को पहले लग रहा है कि कुछ बड़ी शूटिंग हो रही है। तो हमारे पास सामान पूरा होता था, शक्ल हमारी होती थी। तो लोग कहते थे कि इनको क्यों लिया हुआ है, हमको ले लो। और गर्मी का मौसम और दोपहर में गर्मी हो रही, 3 बजे धपाधप शूट कर रहे, जो भी कर रहे हैं जैसा तैसा करके। अब एक हमने कहा कि यार हमारी विपदाएं नई नई आती थी कि मैं अरेस्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं लोकेशन ही नहीं मिली, एक जगह पहुंचे वहाँ लोकेशन थी ही नहीं। तो अब ये जो अब दोपहर में हम देख रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारे शूट के पीछे से, कैमरे के पीछे से एक अजीब सी गाड़ी आई, गन्ना पीसने की, मतलब वो गन्ने के जूस निकालने की, मतलब वो यंत्र था वो बाहुबली के उसका। और हम देख रहे हैं इससे गन्ना डालते कहाँ हो, निकालते कहाँ हो, इतनी अजीबो गरीब गाड़ी। तो वही जो बता रहा था कि स्मॉल टाउन अब्सर्डिटी जो होती है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ। इसमें अच्छा नहीं था, इस कहानी में दम नहीं था, जबरदस्ती पूछी इनने। नहीं सुनाई अच्छे से नहीं है। ये देखो इनके बॉस का अंदर का बॉस गया नहीं है। तो यार जैसे ना अभी कंटेंट क्रिएट करना बहुत आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि कुछ भी नहीं चाहिए, नाली में कूद जाओ, कंटेंट है। ये खुद देखते हैं वैसा कंटेंट। अच्छा फीड की बात, फीड दिखाना एक बार अपनी। तो यार जैसे कंटेंट बनाना आसान हो गया, बट जैसे सेंसिबल कंटेंट बनाया जाए और ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो ब्रांड फ्रेंडली है, जिससे पैसे कमाए जा सकें, तो वैसा कंटेंट बनाने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके के कंटेंट से कितने फॉलोअर्स पे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? ओहो, ये बातें आ गई कि कितने पैसे कमा लेते हैं। देखिए मैं अमाउंट नहीं बता सकता, लेकिन नैनो खरीद सकता हूँ, वो सब करना है यहाँ पे। वो इन्फ्लुएंसर नहीं करते। नहीं, जनरली आप जब भी कंटेंट बनाना चालू करें, जितने भी लोग बाग हैं, अगर किसी को कंटेंट बनाना है तो आप जो करना चाहते हैं, पहली बात तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप ये नहीं देखें कि भाई वो GRWM वाले वीडियोस चल गए हैं जिसमें लोग कपड़े बदल रहे हैं आके वो बता रहे हैं कि आज हमने, वो भी अच्छा कंटेंट है, लेकिन जैसे मेरी शक्ल पे वो GRWM नहीं चलेगा ना। मुझे कोई कपड़े बदलते हुए नहीं देखना चाहता। मतलब किसी की मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो इंस्टा खोले सुबह और मैं बताऊं कि शेरवानी पहन के मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। लोगों को कोई को मतलब नहीं। तो आप पहले देखिए आपका क्या एस्थेटिक है, आपको किस टाइप का कंटेंट बनाना पसंद है। दूसरी बात, आप कंटेंट ट्राई करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा कंटेंट आपका लोग देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। कि भाई मैं तो गाना चाहता हूँ, अरे लोग नहीं सुनना चाहते, लोगों को नहीं आवाज़ अच्छी लग रही है आपकी, तो आप कुछ और करिए। तो पहले आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ना लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अच्छी पिक्चरें देखनी पड़ेंगी, सेंसिबल किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप सेंसिबल कंटेंट की ओर देख रहे हैं जिसमें आप ब्रांड से पैसा ले सकें या किसी अच्छे इंसान के अंडर जाके काम कर सकें, किसी अच्छे प्रोडक्शन में काम करने के, उसके लिए ये सब तैयारी चाहिए। फॉलोअर्स तो मतलब आप कुछ भी करके आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी किस्मत चमक गई तो कुछ भी करके आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन एक प्रॉपर जो कंटेंट क्रिएशन का आर्ट होता है वो सीखने के लिए आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं बता दूं, 1-8 लाख अगर आपके फॉलोअर्स हो गए तो आप एक रील का 20 से 25 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हो। ठीक है, आप ठीक है। बताओ इतने ले रहे हो आप? क्या ब्लंट में इतने ही ले रहे हो? हाँ इतने ले रहे हैं। हाँ, तो मेरे 5 लाख हैं तो सोच लो तुम लोग। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे तुमने बुक्स और मूवीज रिकमेंड करी, हाँ। तो कौन सी मूवीज हैं जिन्हें तुम्हें लगता है कि तुम्हें शेप किया है एज अ राइटर? यार सबसे पहले तो गॉडफादर, जिसने नहीं देखी है, गॉडफादर अब तो हिंदी में भी उपलब्ध हो गई है नेटफ्लिक्स पे। जितने भी लोगों ने नहीं देखी गॉडफादर, मुझे लगता है कि एवरीबडी शुड वॉच गॉडफादर। और उसी के साथ साथ अगर आप पढ़ सकते हैं मारू की गॉडफादर तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखी है तो गॉडफादर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉमेडी बनाते हैं और आपने चश्मे बद्दूर और पड़ोसन नहीं देखी है तो मेरा मानना है कि आपने कॉमेडी को छुआ नहीं है अभी। चश्मे बद्दूर से फनी कोई पिक्चर नहीं है मेरे को लगता है। चश्मे बद्दूर का जो शुरू का फर्स्ट हाफ है जिसमें वो तीनों फ्रेंड्स आके अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, उसमें राकेश बेदी दीप्ति नवल को लेके नदी में तैर रहे हैं, गाना बज रहा है, कि एक आदमी की इमेजिनेशन क्या होती है कि मैं डेट पे जाऊंगा तो क्या हो रहा होगा कि नदी में एक खूबसूरत लड़की के साथ नाव चलाते हुए गाना, और जबकि आप झापड़ खा के आए हो उसके घर से। तो ये चश्मे बद्दूर और पड़ोसन आपने अगर नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको प्रियदर्शन साहब की जो 2000 से 2007 की जो फिल्मोग्राफी उसको चार्ट लेना चाहिए। कॉमिक टाइमिंग, सीन एडिटिंग, कितना क्रिस्प सीन होना चाहिए, इतने सारे कैरेक्टर्स को लेकर। जैसे हम तो जब लिखते थे तो हमारा तो वो ग्राफ ही वो होता था कि
प्रियदर्शन के सीन जैसा सीन लिख पाओगे, इतने सारे लोगों को मिला के उस टाइप की कॉमेडी कर पाओगे, तब कॉमेडी में आप डालो हाथ, वरना ऐसे लाइट हार्टेड कॉमेडी में कुछ मजा नहीं आता। कॉमेडी अगर हो तो फुल रॉन्ची हो, मजा है। तो प्रियदर्शन की भाई आपको हेरा फेरी देखनी है, आपको फिर हेरा फेरी देखनी है नीरज वोरा साहब की, फिर आपको दे दनादन देखनी है, भागम भाग देखनी है, फिर आपको माला माल वीकली देखनी है, फिर आपको और कौन सी थी, हलचल देखनी है, आपको हंगामा देखनी है। तो ये सारी पिक्चर मुझे दिखता है अगर आपको कॉमेडी बनानी है तो देखना चाहिए। अदरवाइज तो 10 बेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम्स आप जाके गूगल पे देखो जो आए। अगर आपको पिक्चर देखना पसंद है तो आपके लिए भरपूर दुनिया पड़ी हुई है, आप इतनी पिक्चर हैं आप देखो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब जैसे कंटेंट बना लिया, लेकिन कंटेंट को बेचना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। हाँ। जैसे कि मैं उस टाइम का बताता हूँ, जब हम प्यार वर्सेस दोस्ती बना रहे थे तो पहले वो एक स्केच था, तो हमने एक ब्रांड को वो ऑलरेडी बेच दिया था। उसके बाद हमें लगा कि यार इसको सीरीज़ बना सकते हैं, तो ब्रांड को कुछ और बेच देते हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था उसको बेचने के लिए। आधे घंटे बाद कॉल था, उसके बाद फिर कुल्लू ने वहीं के वहीं कुछ तो बनाया। देखे मैं भोपाली आदमी खाना पता नहीं कैसा लगा बनाता होगा, बेवकूफ़ अच्छा बनाता है। तो तो मेरे का बेवकूफ़ बनाने का हमेशा से आइडिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपना कंटेंट खुद बनाते हैं और आपको आपके कंटेंट से प्यार है, तो आपको वो कंटेंट बेचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको एक एक निटी ग्रिटी पता होनी चाहिए अपने कंटेंट की। अगर आप कोई स्केच लिखते हैं, जैसे हम लोग स्क्रिप्ट सीखते हैं, अंबर भाई से मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग के बारे में इतना सीखा कि सीन्स कैसे लिखते हैं, कैसे बनाना पता है। अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट में अपना हाथ डालते हैं, यू शुड नो एवरी बारीक डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट। कभी भी कोई काम क्रिएटिविटी में ऐसे नहीं होता कि करके छोड़ दिया। जैसे एग्जाम में हम, जैसे मैं कॉलेज जैसे करता था, जैसे मैंने कॉलेज जैसे किया वैसे मैं कंटेंट नहीं कर सकता कि गए मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। अगर आप कंटेंट अच्छे से पूरे दिल से बनाते हैं, पूरे उससे आपका इनपुट आपका उसमें रहेगा, तो अच्छा कंटेंट निकल के आएगा और आप उसको अच्छे से बेच भी पाओगे। ठीक है, तो जैसे स्केच की पिचिंग और वेब शोज़ और फिल्म्स की पिचिंग में कितना अंतर है? और अगर कोई किसी को वेब शो पिच कर रहा है या मेल कर रहा है, तो उसको कैसे उसको पिच करना चाहिए? सबसे पहले तो वेब शो पिच करने का जितने भी लोग आएंगे, मैं अगर कोई उसमें आना चाहता है, स्क्रीन राइटिंग में ये कुछ आना चाहता है, तो फर्स्ट इज आपका वन लाइनर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि वन लाइनर में इस स्टोरी को आप कैसे दिखाओगे। कि अगर शोले की मेरे को वन लाइनर बोलनी है तो वही है कि एक पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अपने परिवार का बंदा लेने के लिए 2 गुंडे हायर करता है, ये सिर्फ एक वन लाइनर है। अब इसमें बाकी सारी कहानी अलग आती है। एक गॉडफादर है जो अपने परिवार को बचाने के लिए बाकी लोगों को मारना पड़ता है। एक लड़का आता है जो अपने बाप की गोली खाने की बदला लेने के लिए पूरे माफिया फैमिली से बदला लेता है। ऐसे वन लाइन होता है। उसके बाद आपका वन पेजर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें आप कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हो और ओवरऑल आपके शो के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हो कि शो कहाँ जाएगा, किस तरह से हम बनाने की सोच रहे हैं, क्या इस शो का वर्ल्ड है, ये शो छोटे टाउन में बैठा हुआ है, रांझना के वर्ल्ड में ये शो है, या गैंगस्टर ऑफ वासेपुर के वर्ल्ड में ये शो है, या फिर मुंबई के किसी उसमें ये शो है। तो आपका फर्स्ट पेजर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपका फर्स्ट पायलट एपिसोड उतना अच्छा होना चाहिए अगर आपको वेब शो को पिच करना हो। तो इतना लेने के बाद ही किसी से बात करना या किसी को मेल करना, वरना लोग बाग 2 पेज लिख के मेल कर देते हैं कि सर अब इसका क्या करूं। मैं कहा कुछ मत करो। तो यार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री बुरी है, तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? बाय द वे भाई फिल्म्स में भी आने वाला है बहुत जल्दी। अरे हाँ, तो एक बार तालियां बजा दो यार नहीं। कुल्लू के लिए। अब क्योंकि अपने कॉमेडियन शहर से में एक्टर भी बन चुके हैं। हाँ, अपने शहर में हैं तो ये खुलासा कर सकते हैं। एक फिल्म में एक्टिंग करी है जी, अगले महीने तक आप लोगों के पास आ जाएगी और जब आएगी तब उसके बारे में और बात करेंगे। बट ठीक है, वो तो हो सकता है। लेकिन वो बता रहे हैं कि कंटेंट इंडस्ट्री या वो इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज एक ही तरह की होती हैं। सब में अच्छे लोग होते हैं, सब में बुरे लोग होते हैं, सब में कुछ ऊपर लोग होते हैं जो ज़्यादा पावर वाले होते हैं, जो फ़ायदा उठाते हैं नीचे वाले लोगों का। क्योंकि कंटेंट इंडस्ट्री फेमस है, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो फेमस है, उनको लोग देखना चाहते हैं, तो इनकी जो बुराइयाँ हैं वो ज़्यादा निकल के आती हैं, ज़्यादा बाहर आती हैं। वरना मुझे लगता है कि वहाँ पे भी लोग ही हैं, वहाँ पे भी लोग ही हैं। जितने भी लोग बाग यहाँ ऑफिस में काम करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके ऑफिस में सब बिल्कुल गांधी जी ही हैं। आपके ऑफिस में भी आड़े तिरछे लोग होते ही होंगे। वैसे ही लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं, अच्छे लोग हर जगह। मेरे को तो अच्छे लोग मिले हैं अभी तक, पिछले 3 साल में हो गए मुंबई में और काफ़ी काम कर लिया और अच्छे ही लोग मिले सारे। ठीक है, सीरियस बातें बहुत हो गई, एक बार वैसी बातें करते कि जैसे कैसी बातें करते हैं। जैसे कुल्लू के डीएम में ना लड़कियों के बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे। मुझे ही कितनी लड़कियों के मैसेज आते हैं, कुल्लू के दोस्त है, कुल्लू पटवा दो। तो ये आप मेरे को क्यों नहीं बताते ये सब? अब इतने तो आ रहे हैं, वो तो संभाल नहीं आ रहे। तो यार ये बताओ कि क्या किस तरीके के मैसेज आते हैं और कोई वियर्ड अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ हो फैंस के साथ? हाँ यार, मेरा तो देखो अपना तो क्योंकि अब मेरा बातचीत करने का तरीका और मेरा कंटेंट का भी तरीका बहुत ना दोस्ती आ रही महफिलबाजी वाला तरीका है। मैं कंटेंट वीडियो बनाता हूँ, तन्मय रिएक्ट्स बनाता हूँ 5 लोगों के साथ। तन्मय रिएक्ट्स किस ने देखा हुआ भाई? हाँ, काफ़ी लोगों ने देखा हुआ। हाँ ये हाँ, थैंक यू जी सो मच, आप ही ने पहचाना बस। तो मैं बता रहा हूँ कि तो मेरा कंटेंट ऐसा महफिल, तो मेरे से लोग मिलते हैं ना, तो वो मिडिल ऑफ कॉन्वर्सेशन मिलते हैं, क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं हफ्ते में 2 बार खाना खाते समय, और मैं उनसे मिल रहा हूँ 3 साल में एक बार।
तो वो मिडिल ऑफ कॉन्वर्सेशन मिलते हैं कि कुल्लू भाई यार उस दिन क्या बात करी, मैंने कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हाथ पकड़ लेते हैं, अरे यार क्या आदमी है तू, मैंने कहा अरे रुक तो जा कौन है। तो जनरली बहुत प्यार मिलता है और मेरे को जनरली दोस्ती यारी वाले लोग मिलते हैं कि लोग दे वांट मी, दे थिंक एज ऑफ आई एम अ मेंबर ऑफ देयर फ्रेंड्स गैंग, तो उनको लगता है कि मैं उनके साथ कॉलेज में हूँ, उनके साथ दोस्ती करता हूँ। तो वैसे वाले अभी रिसेंटली टाइम से 2 टाइप के मैसेजेस मुझे बहुत आते हैं। एक तो आता है कि आप बहुत फनी हो, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और ये अच्छा लगता है और ये वो अच्छा लगता है। दूसरे वो आते हैं कि जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने गाने, गज़लें या किताबें या पिक्चरें, उसके बारे में बड़े मैसेज आते हैं। और जो ये लड़की वड़की वाले मैसेज बोल रहे हैं, पता नहीं मतलब नो आइडिया, मुझे तो आ रहे हैं। हाँ, वो पता नहीं आपके चक्कर में होंगी वो शादी हो गई है। चुपके से बोल रहे हैं शादी हो गई है। तो यार जैसे अभी तुम्हारे ना टूर्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अभी हाँ। ऑस्ट्रेलिया होके आए, फिर यूरोप हाँ। गए थे, तो वहाँ की मैंने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, अगर 1-2 किस्से वहाँ के हो जाए। बेटा तुम जो किस्सा सुनने जा रहे हो मैं यहाँ नहीं सुना पाऊंगा वो सुनाऊंगा वो भी किस्सा। लेकिन गोपाल दत्त साहब को जानते हो तुम लोग, गोपाल दत्त साहब तेरे नाम में थे, ठीक है। तो अब हम लोग दुबई में घूम रहे हैं, दुबई में हम लोग गाड़ी में बैठे, कैब में बैठे, तो अब एक कैब वाला है। तो जनरली दुबई में जो है, एक तो दुबई पूरा इंडिया पाकिस्तानी है गया है, वहाँ सब अपने ही लोग हैं। दुबई में आप सड़क पे उतर के हिंदी बोलने लग जाओ, आपसे 5 सेकंड के अंदर कोई हिंदी में जवाब दे देगा आपको, ठीक है। तो अब हम गाड़ी में बैठे हैं, दुबई में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे जो ड्राइवर है, अब वो ड्राइवरी तो कर रहा है, लेकिन वो बार बार गोपाल जी को देखे जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब मैं इनको देखा है कहीं। अच्छा हम लोगों को ऐसा है ना कि हम लोगों को आदमी चलते फिरते भी देख लेता है कभी कभी, तो वो पहचान नहीं पा रहा। तो उसने क्या किया, चुपके से तेरे नाम का गाना लगा दिया, ठीक है। और वो समझने लगा कि हम लोग रिएक्ट करेंगे। और गोपाल जी को मैंने बोला, मैंने कहा गोपाल जी रिएक्ट मत करना। उसने पूरा तेरे नाम का एल्बम बजाया उसने ओढ़नी बजाया, उसने तुम क्यों ना आते बताया, उसने लगन लगी बजाया। जब वो खत्म हो गया, मैं पूछा भाई आपने क्यों बजाया, कह रहे अरे मेरे को ये जो है इस पिक्चर में एक कैरेक्टर है वैसे लग रहे थे। मैं कहा वही है। उसने गाड़ी रोक दी साइड में, कह रहे इतनी देर से नहीं बता रहे आप मैं आपको अलग जगह से लेके आ गया, ये वो। फिर उसने खूब बात करी, खूब किस्मत करी, और मतलब उसका भाड़ा बना था कुछ 70-80 दिरहम, जो कि काफ़ी होता है, 2,500-3 हज़ार रुपये होता है। और मतलब वो ऑफकोर्स टैक्सी चलाता है, तो कोई ऐसा बहुत समृद्ध आदमी तो होगा नहीं। उसने यार लेने तैयार नहीं भाड़ा गोपाल जी से, कह रहे मैंने आपको इतनी बार देखा है उस पिक्चर में, आपसे मैं पैसे ले लूँगा, आप ये मानिए कि मैंने जितनी बार आपकी पिक्चर फ्री में देखी है उसका मेरा ये किराया है। गोपाल जी ने बोला नहीं नहीं चुपचाप पैसे ले लो भाई तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, प्यार मिलते हैं। बाकी वो वाले किस्से नहीं सुना पाऊंगा यूरोप का एक आध किस्सा यार यूरोप बहुत सुंदर जगह है, आप लोगों को मौका मिले कभी तो आप लोग जाइए। पेरिस में अगर आप जाएंगे तो पेरिस में एक तो इंडियन लोग कहीं भी जाके ना वो तंदूर लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद छौंका लगाते हैं। तो पेरिस का एक एरिया है ये, बाकी तब तो आपको सब बताएंगे। आईफल टावर है, बहुत सुंदर शहर है पेरिस, बड़े बड़े पार्क्स हैं, पार्क्स में आप बैठिए और चिल करिए, घूमे फिरिए, क्रॉसेंट खाइए, कॉफ़ी पीजिए, सारी चीज़ें आपको पेरिस का एक्सपीरियंस बताएंगे। मैं पेरिस का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक तो महंगा है ना शहर, खाना पीना सब महंगा है। तो अपना भोपाली जवान तीसरे चौथे दिन अपने को लगने लगता है कि भाई चाहिए अब छौंके वाली दाल। सारी बातें एक तरफ, अगर हींग मिल जाए कहीं से तो अपन सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, अपना वो वाला मामला है। तो अब मैं तीसरे दिन तो मुझे पता चला कि पेरिस का जो सबसे पुराना जो है रेलवे स्टेशन है, गैरे डू नॉर्ड बोलते हैं उसको इंडियंस ने, पूरा इंडियंस और पाकिस्तानी ने वो एरिया में अपनी दुकानें लगा ली हैं। और वहाँ आपको 7 यूरो में, मतलब यूरोप का सबसे सस्ता खाना, मतलब 500 रुपये में 3 रोटी और 1 सब्जी मिलती है। और मैं बता रहा हूँ पेरिस का सबसे बढ़िया खाना मैंने उस सड़क पे खाया है भाई। 7 यूरो में उसने छोले और रोटी खिलाई मुझको, एकदम बिल्कुल नान बड़े वाले। तो पेरिस अगर आप जाएं तो उस लेन में जरूर जाइएगा। आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि यूरोप में, फ्रांस की कंट्री में आपको सड़क पे पान मिलता हुआ कैसा लगेगा ठीक है, और फनी बातें किसी और जगह बताई जाएंगी, अभी नहीं बताई जा रही है। देखिए आगे बहुत सम्मानी लोग बैठे हैं, इनके सामने क्या बातें निकलवाना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो उसके अलावा एम्स्टर्डम आप जाएंगे तो एक वहाँ पे गली होती है वो आप लोग बस आप लोग समझदार हैं, आप गली में जाएंगे तो आपको फिर समझ जाएगा कि जन्नत इसी धरती पे है जैसे ना अभी रोस्ट कल्चर आ चुका है, तो कमेंट्स में भी लोग खतरनाक रोस्ट करने लगे एक दूसरे को। जैसे अभी मैं एक अभिनव अरोरा का वीडियो देख रहा था जिसमें वो कृष्ण बन के नाच रहा था, तो कमेंट कर रहे थे लोग कि हम कृष्ण की तरफ से हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग अभी पता नहीं क्यों डैंक होने लगे हैं। तो तुम भी जैसे रोस्ट शोज में जा रहे हो, तो वहाँ पे जो भी हुआ, जो चीज़ें हुई, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा, क्योंकि मैं भी एज अ भाई वहाँ पर देख रहा था, तो मुझे भी लगा कि यार ये कैसे चमड़ी मोटी हो जाती है स्टैंड अप कॉमेडियंस की, या फिर थोड़ा सह लेंगे वाला मामला होता है। क्योंकि हम कॉमेडियन जनरली चमड़ी तो मोटी है ही, और जनरली क्योंकि हम घर में, एक तो हमारी मम्मी पुलिस में, तो हम 90% चीज़ें तो अपने घर में ही सुन चुके हैं।
जो हमको बाहर वाले क्या रोस्ट करेंगे हमारे और हम यंगर सिबलिंग, तो हमारे बड़े भाई लोग ही, बड़े भाई और हमारी बहन बचपन में घर पे इतने चीज़ें सुना चुके हैं कि आपको क्या ही फर्क पड़ेगा बाहर वाले किसी के। लेकिन जो रोस्ट कल्चर की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट पे एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई भी आईडी बनाए, एक फॉलोअर है, एक डीपी भी नहीं है, किसी और की डीपी लगाई हुई है और वो कुछ भी लिख दे, और वो आपका अच्छा खासा 24 घंटे का जो दिन है जिसमें से 1 मिनट आप किसी अच्छी चीज़ को लगा सकते थे, मेडिटेट करने को लगा सकते थे, वो 1 मिनट आपका लेके आपका पूरा दिन खराब करने को वो तैयार है। और आपका, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है कि आपको 500 अच्छे कमेंट्स अच्छे नहीं दिखते, आपको एक जिसने कुछ घटिया लिखा हुआ है, जो पता नहीं अपनी किसी चीज़ों से परेशान होगा, दोपहर में दुकान पर बैठा होगा, गल्ला हो नहीं रहा होगा, जो भी कहीं गांव में बैठा हुआ है, जहां भी बैठा हुआ है, शहर में बैठा हुआ है, उसका काम नहीं चल रहा होगा, तो ये आदमी हेट कमेंट करेगा। जिसका काम चलेगा वो क्या ही हेट कमेंट करेगा। तो एनोनिमिटी क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारे लोग आएंगे, तो वो डैंकनेस का एक टाइम चल रहा है, वो टाइम जैसे ही खत्म हो जाएगा तो वो डैंकनेस भी बंद हो जाएंगे। फिर उनकी जब पता चलने लगेगा, आईपी एड्रेस टैग होने लगे, जैसे अभी बीच में हमारी एक दोस्त हैं, उनको कुछ लोग कमेंट्स में बहुत ज़्यादा गंदी बातें करते थे, बहुत ज़्यादा। एक इंसान था जो रेगुलरली उनको जो है उनके बारे में गलत लिखता था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो बस सिंपल एक कंप्लेंट हमने साइबर सिक्योरिटी में उन्होंने करी और घर तक पहुंच गए। तो जितने भी लोगों को लगता है कि वो लिख के ये इधर उधर से सेफ है, तो किसी भी को हेट कमेंट करना, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप उसको ना देखें, उसको आप अनसब्सक्राइब करें, उसको आप ब्लॉक करें, उसको आप अपने दोस्तों को शेयर करें कि इसको मत देखिए, क्योंकि हम लोग भी करते हैं काफ़ी लोगों के बारे में शेयर कि इनको मत देखो, इनको मत देखो, वो सब ठीक है। लेकिन आप किसी को पर्सनल हेट कमेंट करते हैं इंटरनेट पे, वो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि उससे किसी का भी भला होता है। और आप भी अगर 2-3 साल, क्योंकि ये 16 से लेकर 20 साल तक के लड़के ये सब करते हैं इंटरनेट पे, फिर उनको बाद में ही खुद ही रियलाइज़ होता है कि हमने ये गलत किया, और फिर वो सब चीज़ें। तो सवाल पता नहीं कहाँ था, मैं कहाँ आ गया। जो रोस्ट कल्चर जो है, जो इंटरनेट पे कॉमेडी रोस्ट कल्चर है, वो तो हम लोग कॉमेडियंस तो करते रहते हैं, ऐसा सब चलता रहता है। अच्छा, तो जैसे अभी क्राउड वर्क करते हो बहुत सारा, हाँ। तो कई बार ना ऑडियंस पर भी जोक ले लेते हो, तो कभी उस पर कोई विवाद हुआ? नहीं जी, अभी तक एक बार विवाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे साथ तो भगवान की दया से नहीं हुआ अभी, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस आती है, एक तो पहले तो ऑडियंस ही कम थी, तो अब शुरू में तो 8 साल हो गए कॉमेडी करके, 6 साल तो आई 15-20 लोग रहते, जिसमें से 10 पहचान के हैं, तो उनसे तो क्या ही परेशान। जब से ऑडियंस बढ़ी है, लोग ज़्यादा आने लगे हैं शोज़ में, तो अब क्योंकि मैं थोड़ा सा उस टाइप का कॉमेडियन भी नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंसल्ट कॉमेडी पे काम करूँ, या मैं बहुत ज़्यादा जो है किसी की बेइज्जती करूँ। मेरा हमेशा बचपन से, आप महफिलों में भी मेरे साथ बैठेंगे, आप दोस्ती यारी में भी दोस्त साथ बैठेंगे, मेरा कभी भी जो जोक होता है वो ऐसा जोक होता है कि मेरे बाद एक और इंसान कोई लाइन बोलेगा, तो मैं कभी भी, जो वॉलीबॉल में आप बोलते हो, आप बना के देते हो सामने वाले को, मैं वो बना के देना पसंद करता हूँ। तो मेरी कभी भी कॉमेडी किसी को चुप कराने की, या किसी को इंसल्ट कर देने की, या किसी को पुट डाउन करने की नहीं रहती। मेरी हमेशा कॉमेडी वो माहौल बढ़ाने की होती है। और हमेशा कॉमेडी जो है, जितने मैंने मेरे घरों में देखे हैं, महफिलों में आप सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग अपने घर में बैठते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो, तो जो उपहास होता है, मज़ा आता है, जो मतलब जो एक बढ़िया महफिल की वो होती है, मैं वैसी कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब हो जाता है कभी कभार क्राउड वर्क में दिक्कत, हमारे साथ तो नहीं हुई अभी तक। आज देखते हैं। जैसे जो अभी नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो उनमें अभी नए कंटेंट क्रिएटर्स में कौन से फेवरेट हैं? यार बहुत सारे, हर साल बहुत सारे नए नए लोग आते हैं, बहुत फनी लगते हैं, आपको अलग लगता है उनका काम। अब नाम तो मैं बहुत दिन से कंटेंट देख नहीं रहा हूँ इतने ज़्यादा इंटरनेट पे, तो नाम मुझे याद नहीं है, बट जितने भी इंटरनेट पे कंटेंट क्रिएटर्स जिनका कंटेंट फेमस होता रहता है रेगुलर, आई एम फैन ऑफ एवरीवन। इतनी नई नई वॉइस लेके आते हैं, इतने कम फॉलोअर्स में लोग इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब ऑडियंस के ऑडियंस क्वेश्चंस से लेते हैं भाई। और तुम लोग सुस्त तो नहीं हो गए? हाँ जी सर, बिल्कुल। इनको माइक दीजिए सबसे पहले, मैं आगे वालों से बात करूंगा ज़्यादा, इन लोगों को अपनी तरफ लाऊंगा। हाँ भाई, सर को माइक दिया जाए भाई। ठीक है ना, पीछे वाले बोर तो नहीं हुआ? ठीक चल रहा है सेशन? हाँ ठीक चल रहा है, सब सही, बढ़िया, गुड गुड। हाँ माइक है क्या हमारे पास? है, आ रहा है? हाँ जी सर, चल रहा है? नहीं चल रहा। हाँ, हेलो भाई। हेलो भाई। मेरा नाम है राहुल गोस्वामी। एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि जो आप बुक रिकमेंडेशन देते हैं, हाँ। तो सोफ़ी का संसार, जी। निठल्ले की डायरी, हाँ। और उर्दू की आखिरी किताब, जी। ऐसे कई रिकमेंडेशन दिए, तो आज कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे क्योंकि वो हो गई बुक पर। हाँ, पढ़ ली सामने यार, क्या बात है यार भाई, यार क्या बात है, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। तो आपने अगर परसाई जी का, आपने निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई की किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो आप लोगों को सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो कसब नाम का एक उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का, बड़ा सुंदर रोमांटिक। अगर आपको लगता है कि आप नई रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं या बाहर की रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं, उसमें वो आपको रोमांस जागृत नहीं होता, तो आप कसब पढ़ें मनोहर श्याम जोशी की। इतना बढ़िया रोमांस है उस किताब में, इतना बढ़िया। एक तो पहाड़ों का रोमांस, और उस टाइम के पुराने 1970 की परिवेश, उस टाइम की शादियों में मिलते हैं वो लोग, तो शादियों को पूरा संस्कार विधि, वो सब इतना सुंदर उनका वर्ल्ड है। तो आप कसब पढ़ें मनोहर श्याम जोशी की, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है आज का आपके लिए। हाँ जी सर, ये सर को माइक दीजिए भाई। हाँ सर को माइक दीजिए। कहाँ गया माइक? पीछे चला गया?
सर को दो, सर बहुत देर से पूछ रहे हैं। हाँ 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 जी जी सर, जी सर। कुल्लू जी, मेरा मिमिक्री में बहुत रुझान है। जी जी सर। एक्टर्स मिमिक्री में आप किसको करना पसंद करते हैं जनरली? मैं मिमिक्री तो नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही मुश्किल आर्ट है, और आप लोग जो करते हैं बड़े अच्छे से करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं किसी उस विधा को परफेक्ट ना कर लूँ तब तक मैं वो करना पसंद नहीं करता, इसलिए मिमिक्री में मेरा थोड़ा हाथ तंग है। आप बताइए आप किन की करते हैं सबसे अच्छी? नसरुद्दीन सर। एक लाइन हो जाए फिर, और क्या, ताली बजा दी दोस्तों। हाँ जी सर। वो क्या है किसी लड़की को जंगल में उठा के लाना, गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है, 30 गुना है, पाप है ये। वाह 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 वाह, बहुत जोरदार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कौन सवाल पूछेगा भाई? नमस्ते सर। हाँ, कहाँ है माइक? कहाँ मेरे भाई? हाँ हाँ सर, भाई सर, बताओ बताओ। मैं तो आपको नहीं देखता हूँ, पर मेरे दोस्त वाह ने वाह वाह वाह, क्या बात है मेरे भाई। पर मेरे दोस्त ने आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए बोला है कि सेमोरिना से आपका क्या संबंध है? किससे? सेमोरिना क्या है ये? आपके दोस्त ने, 1 मिनट रुक जा, नहीं रुक जा, नहीं रुक जा। गलती नहीं गलती हो नहीं गई। नहीं 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 नहीं। तो आपसे किसने बोला सवाल पूछने को, पहले ये बताओ। मेरा दोस्त है दिव्यांश। कौन देवांश? वो यहाँ नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, तो उसने सवाल पूछा है ना? हाँ, उससे इसी- बोलना, जब वो आएगा जवाब दे दूंगा। इसीलिए तो गलती हुई। नहीं नहीं इसीलिए ही गलती नहीं नहीं साहिबा, उसने पूछा होगा। इसलिए मैं आपको बताऊं, कभी भी जो आप स्टेज पे इंसान है जिसको आप नहीं जानते, तो किसी दोस्त के कहने पे कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के दोस्त बहुत हरामी होते हैं। लड़कियां दोस्ती करती हैं कि मेरी शादी में मेरी ब्राइड्समेड कौन अच्छी लगेगी, लड़के दोस्ती करते हैं कि थाने में अपने साथ कौन बैठ सकता है। तो लड़के दोस्त में, लड़कों की लव लैंग्वेज दोस्ती की होती है कि इसकी एस्थेसी कैसे करवा सकता हूं मैं आज। तो वो आपके दोस्त ने आपकी एस्थेसी करा दी? करवा दी, हाँ, करवा दी। थैंक यू सो मच भाई। चलें अगला सवाल भाई, किसी को दिया है माइक? हेलो पीछे? हेलो हाँ, हेलो हाँ जी हेलो कुल्लू भाई, और मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ और थैंक यू भाई, तन्मय रिएक्ट से मैं अल्लाह आपको जान रहा हूँ। हाँ हाँ बताओ। तन्मय रिएक्ट से जानता हूँ और आपके फिर बाद में वीडियोस देखे और सारे पॉडकास्ट भी देखे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने भी अभी शुरुआत की है स्टैंड अप कॉमेडी की, और मेरा रुझान फिल्म मेकिंग में भी है, और मुझे मुंबई आने के लिए मन तो करता है लेकिन घर नहीं छूटता। तो कैसे आपने घर छोड़ा, और कैसे और भी लोग हैं जो घर छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे, तो आप उनको कैसे सलाह देंगे, और कैसे मेंटोर के बिना या मेंटोर के साथ जाना चाहिए? जी। बस यही सवाल था। बहुत सही सवाल पूछा। कहाँ से हो मेरे भाई आप? कहाँ से हो? मैं इंदौर से ही हूँ, मलारगंज से। हाँ, कितना क्या एज है भाई आपकी? मेरी 24 एज है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया। हाँ, तो बहुत देर हो चुकी है, आप छोड़ दो तुरंत अगले साल शहर। ठीक है, मेरा भाई, ये मेरा बहुत स्ट्रिक्ट ओपिनियन है इसको बात को लेके। किसी भी इंसान को जवानी में अपना घर छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर अपना घर नहीं छोड़ेंगे, आपके घर में सारी चीजें आपके माँ बाप, आपके घर वालों ने सेट करी हुई है। मैं एज अ मर्द 23 साल का जब था, मैं अपने घर से निकला और मैं इंदौर में जाके जब रहता था, तो मैं रोज नहा के निकलता था। मैं सोचता था फर्श गीला कैसे हो जाता है। तो मुझे पहली बार पता चला कि बाथरूम के बाहर एक मैट लगानी होती है। इतनी छोटी छोटी चीजें आपको पता नहीं होती कि आपके घर वाले आपके लिए कर दी होते हैं। एक तो भाई आदमी को ये है कि घर का खाना मिल जाए, बढ़िया शाम की गर्म रोटी के साथ जो है बल्लर की सब्जी मिल जाए, पत्ता गोभी की सब्जी मिल जाए। तो फिर आदमी ना, जब तक स्ट्रगल नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, स्ट्रगल मतलब ये नहीं कि खुद से इनवाइट करना है, लेकिन आप नई जगह पे जाएंगे। और जबकि हमारी भोपाल इंदौर में हमारी प्रॉब्लम ये होती थी, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, आप जिस आदमी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो वो सेम किराने की दुकान से सामान खरीदता है जहाँ से आप खरीदते हो। उसके दिमाग में भी वही पिक्चरें जो उसके केबल में आती थी, वही पिक्चरें आपके केबल में आती थी। उसका परिवेश भी वही है जो आपका परिवेश है, उसकी बोली भी वही है जो आपकी बोली है, उसकी भाषा, उसका खाना, सब कुछ वो है। तो आपके दिमाग का विस्तार कैसे होगा जब आप नए लोगों से मिलोगे नहीं, नए परिवेश के लोगों से मिलोगे नहीं, नए क्लास के लोगों से मिलोगे नहीं। अमीर लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आपको एज अ क्रिएटिव पर्सन आपको पता होना चाहिए कि अमीर लोग सुबह उठ के किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अमीर लोगों के हैंग आउट करने का तरीका क्या होता है। आपको जो है गोवा में एक जो है गोवन क्रिश्चियन फैमिली है, उनके रिचुअल्स क्या होते हैं, वो लोग फेस्टिवल्स किस तरीके से मनाते हैं, वो कौन सी पिक्चरें देखते हैं, ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप शहर छोड़ेंगे। और मेरा मानना है कि भोपाल इंदौर के जितने भी लोग हैं, मैं अपने भाई मानता हूँ जो भी मुझसे छोटे हैं, तुम्हारा 22-23 साल, क्योंकि भोपाल इंदौर बहुत ही आरामदायक, बढ़िया, मस्त और कूल शहर है, जहाँ क्राइम नहीं है, मस्त लोग हैं, खाना बहुत बढ़िया है, वातावरण बहुत अच्छा है, लोग खुश मिजाज हैं। ये शहर आपकी जवानी के लिए नहीं है।
जितने भी लोग यहाँ पे जो लोग 50 साल से ऊपर के हैं वो मेरी बात को थोड़ा सा आप बुरा मान सकते हैं इस बात के लिए, लेकिन जो है ये शहर आपकी जवानी के लिए नहीं है। अगर आप क्रिएटिविटी में कुछ करना चाहते हैं आपको वो लीप लेना पड़ेगा। आपको आपके घर की गर्म रोटी शाम को छोड़नी पड़ेगी। इनने भी छोड़ी है, मैंने भी छोड़ी है। शुरू के 6 महीने हालत ख़राब हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता, सारी चीज़ें होती हैं, आपको मन करता है वापस अपने शहर चले जाओ, आराम से शाम को चाय पियो, घूमो फिरो, दोस्तों से मिलो। लेकिन मेरा मानना है कि आपको अपना शहर छोड़ना पड़ता है एक टाइम बाद। वो शेर है, वो कहते हैं। हाँ, थैंक यू जी। हाँ जी भाई, और कोई क्वेश्चन? Hello, हाँ जी। Kullu sir. कहाँ है? Here. अरे ये आई सुंदर आवाज़। हाँ बताइए सर। हाँ। हाँ. So sir, we loved you and your mom in that interview. that's so sweet. वैसा Thanks so much. और मतलब कुछ आएगा क्या आगे? She's really really cute. थैंक यू जितने लोग नहीं जानते, मैंने अभी मम्मी के साथ एक इंटरव्यू किया है जो कि आप देख सकते हैं। वी आर युवा नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने हमको बुलाया और मेरी मम्मी और मेरे को बात करने की बात करी, और उसमें वो मम्मी ही लीड कर रही है, उसमें मैं तो कमी सर हूँ उसमें। बहुत ज्यादा प्यारी लगी वो वीडियो। मैंने मेरी मम्मी के साथ बैठ के अरे वाह। देखी एंड मम्मी loved you and your mother both. थैंक यू सो मच। तो फिर रिश्ता She भिजवाएं asked आप। me कि तू भी ऐसा कुछ कर। नहीं नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जनरली वो वीडियो कोशिश करेंगे मैं और मम्मी मिलके, और अगर बातें इंटरनेट पे जाने लायक होंगी तो कभी हम करेंगे। बट थैंक यू सो मच, आपने वो वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you sir. और कौन है भाई? कितना टाइम बचा है हमारे पास? है टाइम? 5 मिनट, पाँच- 1-2 क्वेश्चंस ले सकते है हैं। 5 मिनट है टाइम, 10 मिनट्स है हमारे पास। Hi Aditya, हाँ जी, हाँ I'm जी। Ayushi. हाँ जी, My मैम बताइए। question is, do you often talk about mental health on your stories? So my question is, do you take your humor as an escapism? हाँ जी बिल्कुल। मेंटल हेल्थ जितने भी लोग हैं बात करते हैं उस बारे में। ह्यूमर एक बहुत ही, जावेद अख्तर साहब का ये बहुत कोट है और मैं बड़ा उनको देखता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनको बात करता हूँ कि ह्यूमर जो होता है आपकी ज़िंदगी में शॉक ऑब्जर्वर जैसा होता है। ह्यूमर कभी भी आपके अच्छे मोमेंट्स में या जब आप बहुत खुश रहते हो तब काम नहीं आता। ह्यूमर काम ही आपका आता है जब आपकी चीज़ें ज़िंदगी में ख़राब चल रही होती हैं, ज़िंदगी में कुछ दुख होता है, ज़िंदगी में कोई परेशानी होती है, और तब आपको अगर एक हंसी आ जाए या आपको अच्छा फील करे, तो ह्यूमर जो होता है वो आपकी ज़िंदगी में शॉक ऑब्जर्वर जैसा होता है कि आपके दुखों को ऑब्जर्व करने के लिए जो हंसने हंसाने का मामला और ह्यूमर और जोक्स और मस्ती मजाक होता है। तो मैं भी अपने मेंटल हेल्थ से एस्केप करने के लिए ह्यूमर को एज अ टूल लेता हूँ, और जो मुझे लगता है कि लेना चाहिए सब लोगों को। थैंक यू सो मच। Okay, thank you. Give my love to Samay and Tanmay. जी बिल्कुल। यार हाँ भाई। वहाँ पर माइक दे दीजिए। और कौन बोल रहा है भाई? आज तो बात ही करते हैं बहुत सारी। हाँ अब हेलो आओ। हेलो कुल्लू भाई। हाँ मेरे भाई, क्या हाल चाल है? मेरा नाम नमन है और मैं इंदौर से हूँ। क्या बात है? मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ। और मैं समय रैना का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन हाँ। ये था कि क्या हम आपको नियर फ्यूचर में इंडियाज गॉट लेटेंट पे देख सकते हैं? यार मेरी डेट्स मैच नहीं हो रही, मैं किसी भी दिन चले जाऊंगा, देख लोगे बिल्कुल। अपना ही शो है, घर का शो है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। बस यही सवाल था। बस यही था। तू कोई अच्छी बात करो यार। थैंक यू। हैं वो पैसों में मिलते हैं वो जोक है। और पूछो भाई। हाँ भाई, शेर। हाँ सुना दूंगा शेर तो। और कोई क्वेश्चन है भाई किसी को? हाँ कुल्लू हाँ भाई, हाँ मेरा मेरे नाम अली है। हाँ मेरे भाई। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी है अपने फ्यूचर के लिए। मैं भी करना चाहता हूँ जी, राइटिंग, जी, जी, जर्नलिज्म। भाई। तो क्या सब ट्राई करना चाहिए या कुछ एक पे कंसंट्रेट करना चाहिए? देखें भाई, हम जो लोग थे, मेरा तो काम किसी एक चीज़ में चला नहीं, तो मैं सब ट्राई करता था। तो मैं राइटिंग भी करता था, कॉमेडी भी करता था, कंटेंट भी बनाता था। हाँ तो भाई इसका तरीका वही है कि सारी तरीके भाई सब जगह आपको मारना है हल। जहाँ पे पानी निकल जाएगा वहाँ आप काम करने लग जाइए। आपको भाई खोदना ज़मीन तो पड़ेगा। अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह जाओ। मैंने रेडियो जॉकी का काम किया, मैंने इनके अंदर राइटिंग का काम किया, मैंने फोटोग्राफी का काम किया, फिर मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन किया, फिर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करी है, फिर अब जाके मेरा कॉमेडी और राइटिंग जो है मेरे को लगा कि करा। तो बिल्कुल भाई लग जाओ, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी काम करोगे आप 2 महीने बाद छोड़ दोगे, लेकिन वो 2 महीने का एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं जीवन में जाके काम आएगा। जैसे मैं 3 साल रेडियो में नौकरी करी, मुझे लगता है, मेरे रेडियो में जॉकी था भोपाल में, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये 3 साल इतने मेरे निरे वेस्ट हुए हैं, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से कुछ नहीं सीखा, कुछ मज़ा नहीं आया, क्या मैं फालतू बात करी, कंटेंट भी डेवलप नहीं हुआ, कुछ नहीं डेवलप किया। फिर मैंने अभी पिछले साल IPL में कॉमेंट्री करी। IPL में कॉमेंट्री होती है लाइव, जिसमें आपको वो माइक लगा देते हैं और आपको चलते मैच में बात करनी है। और हम लोग क्योंकि IPL में जियो सिनेमा पे उनने एक फीड खोला था जिसमें कॉमेंट्री करनी थी आपको, कि आप मैच भी देख रहे हो, साथ साथ में क्रिकेट की भी बात कर रहे हो और साथ में मजाक भी कर रहे हो। तो वहाँ पे जब आपको लाइव बोलना है और आपकी आवाज़ सुन रहे हैं 8 करोड़ 9 करोड़ लोग देश में मैच जो देख रहे हैं, उनको आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप कोई भी बात इधर उधर नहीं बोल सकते। कि आप वो नहीं बोल सकते कि अरे एम्पायर ने आउट नहीं दिया, लगता है इनको पैसे पहुँच गए, ये सब बात नहीं कर सकते हम वहाँ पे। जबकि ये बातें हम नॉर्मल मैच देखते हुए वैसे जनरली कर जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे मेरी रेडियो की ट्रेनिंग आता है कि रेडियो पे जो हमारी ट्रेनिंग होती थी कि आपको कुछ भी एक शब्द भी इधर से उधर नहीं बोलना है, एक शब्द पे भी आप पे FIR हो सकती है। तो वो जो ट्रेनिंग थी वो जियो सिनेमा में काम आई। तो भाई जितना काम मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है, जाओ भाई, करो, बढ़िया भाई। लव यू भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई। 2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाय भाई। हाँ हेलो, इधर
किधर मेरे भाई किधर? सामने। अरे हाँ 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 हाय मेरे भाई, मेरा नाम है कौस्तुभ जी। हमने सबने देखा कि है ना कुशा कपिला जी और समय को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हुई थी रोज शो पर। हाँ 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 मेरा सवाल ये है कि डार्क कॉमेडी को लेकर के क्या सीमाएं होनी चाहिए, ऐसे देखिए डार्क कॉमेडी का अभी एरा चल रहा है, वो सब ठीक है, पर कई बार होता है ऐसा कि डार्क कॉमेडी सामने वाले को हर्ट कर सकती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी सीमा क्या होनी चाहिए कि बस यहीं तक, इसके आगे नहीं, वरना वो कॉमेडी फिर ट्रोलिंग या फिर बुलिंग बन जाएगी। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो जब भी कोई कॉमेडी हम करते हैं या करने की कोशिश करना चाहिए आगे से भी लोगों को, तो सामने वाला जिस पे आप जोक कर रहे हो या जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, आप एक बार उससे अगर कंसल्ट कर दें। जैसे कोई बातें, जैसे मेरे बारे में कुछ बातें हैं जिनके बारे में आप कितना भी एक्सटेंड पे जाके मजाक करोगे, मुझे उन बातों को बुरा नहीं लगेगा। या फिर हो सकता है कि, और हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सिर्फ टच अपॉन भी करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी तब तक सही है जब तक वहाँ वो किसी के जो है परेशानी का सबब नहीं बन रही है, वो किसी को ट्रोल नहीं कर रही, वो किसी को पुट डाउन नहीं कर रही। अगर वो ऑल इन गुड ह्यूमर, ऑल इन फन, ऑल इन जो है, अगर सब लोग एक सेम पेज पे हैं, जितने भी लोग स्टेज पे हैं और बातचीत कर रहे हैं, अगर वो लोग सब शो से पहले एक सेम स्टेज पे हैं और वो लोग सब तैयार हैं उन जोक्स के साथ, वो तैयार हैं उन जोक्स को लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर, तो वो डार्क ह्यूमर फायदा देता है। अदरवाइज अगर आप किसी को परेशान करने के लिए डार्क ह्यूमर कर रहे हैं या किसी को जो है नीचा दिखाने के लिए डार्क ह्यूमर कर रहे हैं, तो मैं उस ह्यूमर का साथी नहीं हूँ। मैं हमेशा उस ह्यूमर के साथ हूँ, चाहे वो कितना डार्क हो, कितना भी। मैं कभी भी वो नहीं बोलता कि इस बात पे जोक नहीं कर सकते या इस बात पे जोक नहीं कर सकते या इस बात पे तो बोल ही नहीं सकते या ये बात नहीं बोलनी चाहिए या भाषा ऐसी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ आपका जो है सामने वाला जिस पे आप जोक कर रहे हो उसको भी अगर हंसी आ जाए उस बात पे, तो फिर आपका जोक बेस्ट है, मेरा ही मानना है। थैंक यू सो मच भाई। लास्ट क्वेश्चन गाइस। हाँ हेलो कुल्लू भैया। हाँ भाई। ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पूछूंगा मैं बता भी नहीं पाऊंगा। मैं ये जानना चाहता था कि स्टैंड अप जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने भी स्टार्ट किया होगा, तो फर्स्ट स्टेप उसकी क्या होती है? हाँ। या फिर तन्मय भट्ट को फ्रेंड बनाना जरूरी है? हाँ, ये बढ़िया बात बोली। तन्मय भट्ट भाई फ्रेंड बने 6 साल बाद, ठीक है। उसके बाद मैं ये वेज बाइट स्कीम नंबर 54 में जब 4 लोगों के सामने ओपन माइक कर रहा था, वो उसकी प्रोफेसर बता देता हूँ। तो जनरली स्टैंड अप कॉमेडियन अगर आपको बनना है तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप पहले अपने जीवन के जो है जो आपको फनी मोमेंट्स लगे हैं, आपके ओवरऑल जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं, आप पहले उनको कंपाइल करते हो, उनको आप लिखते हो। आपको लगता है कि ये बातें मैं स्टेज पे जाके करूँगा तो ये लोगों को फनी लग सकती हैं। फिर ओपन माइक करके एक विधा है, इंदौर में काफ़ी ओपन माइक्स होते हैं जहाँ पे जो है नए कॉमिक्स आते हैं अपना नया मटेरियल टेस्ट करने के लिए, या पुराने कॉमिक्स जो काम जो वो अपना नया मटेरियल टेस्ट करने आते हैं कि देखते हैं कि इस पे लोग हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं। तो वहाँ से आपको चालू करना होता है। आप ओपन माइक्स करेंगे तो आप सोच के गए कि 5 मिनट में लिख के गया और जनता हो जाएगी हंस हंस के पागल, और जनता ऐसे रिएक्ट कर रही है कि हाँ आगे बताओ, और फिर बस यही। तो फिर आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा मैंने 5 मिनट लिखा था, उसमें से 1 मिनट फनी लग रहा है, तो आप जाके घर जाके उस 1 मिनट के टाइप की ये लोगों को क्यों फनी लगा, फिर आप वो विधा सीखते हो पूरी कि ये 1 मिनट को और आगे बढ़ाते हैं, इस तरीके का और लिखना चालू करते हैं। ऐसे कर करके आप अपना मटेरियल बनाते हो 5 मिनट 7 मिनट पहले कि 7 मिनट मेरे ये बहुत टाइट मटेरियल है स्टैंड अप कॉमेडी का। ये मैं देश में कहीं भी सुनाता हूँ, किसी भी परिवेश में सुनाता हूँ, ओपन ऑडियंस में सुनाता हूँ, छोटी ऑडियंस में सुनाता हूँ, तो ये 7 मिनट्स हमेशा मुझे लाभ देते हैं। वहाँ से जाकर फिर आप बड़े कॉमिक्स को मैसेज करते हो कि भाई मैं आपके लिए ओपन करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो फिर आप वो 7 मिनट्स पे अपने आप को बेचते हो कि जो आपका 7 मिनट का परफॉर्मेंस है वो ही आपका एक तरीके से ब्रांड बनता है, उसी से आपको पहचाना जाता है। तो स्टैंड अप कॉमेडी किसी को भी चालू करनी है तो ओपन माइक्स में जाके पहले 1-2 साल 7 मिनट पक्के करो, उसके बाद दुनिया आपको बात करिए। अगर आपके अच्छे हैं तो सब आपको बुलाएंगे। चलें भाई, एक क्वेश्चन और लिया जा सकता है? हाँ बताओ था, एक क्वेश्चन और लिया जा सकता है भाई। हाँ वो मैम पूछ रही, मैम को दे दीजिए। और तो कोई नहीं है? हाँ हेलो। हाँ हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग फैन सर। थैंक यू जी। एंड मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क you being a content creator and as well as one of the funniest people I know and I always like enjoy your content, do you feel कि सिर्फ रियल लाइफ इंसिडेंट पे ही हंसी आ सकती है और you can not make jokes of your own out of nowhere कि you just do it जो चीज़ आपके साथ होता है? नहीं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, रियल लाइफ से भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हम खुद से भी बनाते हैं। आपको लग रहा है ये सारी बातें मैंने सच बोली हैं इतनी देर में, तो ये तो कंटेंट क्रिएशन का तो काम ही यही है कि भाई हमको पास एक चीज़ हुई होगी और उसको आप बड़ा चढ़ा के, वही तो आपकी इमेजिनेशन है। आपको लगता है कि जो राइटर्स हैं जो लिखते हैं इतना ज़्यादा, उनने सारे एक्सपीरियंस, तो कोई इंसान कैसे ही जो एक उपन्यास अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 90% एक्सपीरियंस उसने राइटर ने जो खुद एक्सपीरियंस किए होंगे। तो राइटिंग तो कॉमेडी कैन बी योर ओन एक्सपीरियंसेस बट इट कैन बी ऑल्सो इमेजिनेशन एंड योर क्रिएटिव थिंकिंग।
Okay, and my next question is, sir, as you just said, अभी किसी ने कुशा कपिला मैम का एग्जाम्पल दिया था, सर आपको क्या सीरियसली ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पे कोई लड़का होता है तो वो इतना बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता? डू यू थिंक बीइंग फीमेल इज अ प्रिविलेज समवेयर, और डू यू थिंक इट वाज रॉन्ग इन ऑल द वेज? बीइंग फीमेल इज अ प्रिविलेज? नो सर, दिस इज नॉट माई क्वेश्चन, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या अगर वहाँ कोई लड़का होता तो इतनी ज़्यादा बात वो बड़ी बात चीज़। नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर वहाँ पे कोई, और फिर कुशा का जो है पिछले साल का, क्योंकि मेरी फ्रेंड है और ये बात हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बहुत अजीज दोस्त हैं और मुझे लगता है कि मेरे मुंबई की जर्नी में जो कुछ चंद खूबसूरत सुंदर लोग मिले जिनने मेरे को एज अ क्रिएटर और एज अ राइटर बहुत मोटिवेट किया, उसमें से एक कुशा है। तो उनका एक पिछले साल का उनकी ट्रोलिंग का एक सीजन चला रहा था, क्योंकि जैसे कि हमने उस इंटरव्यू में बात करी मेरी मम्मी वाली कि आपके सामाजिक, ओए होए वाह क्या बात है, चलें भाई, हाँ नहीं ऐसी बात नहीं करता, ये चले जाए तो बात करें या बात कंटिन्यू करें? हाँ भाई कर लेते हैं। हाँ, तो क्योंकि उनको पिछले साल उनके जीवन में जो भी पर्सनल लाइफ में चेंजेस हुए थे, और इंटरनेट पे पता नहीं लोग ऐसे हैं जो ज़रा से भी उनके सामाजिक ढांचे से अगर कोई इतर जाके कोई चीज़ करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग और बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। और जितनी भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको जिस तरह का इंटरनेट पे बदसलूकी, उनके साथ इतनी ज़्यादा गंदी बातें, उनके कमेंट्स में इतना ज़्यादा हेटरेट, इतना ज़्यादा जो है ऑलमोस्ट जो है उनको बुली करते हैं लोग बाग। तो वो कुशा जी का पिछले साल का वो चल रहा था कि उनको इंटरनेट पे बहुत बुली किया जा रहा था उनके किसी पर्सनल कारणवश, और उसी का ट्रिकल डाउन होके वही जो लोग उनको बुली कर रहे थे वही मिलके इस जो एपिसोड हुआ उसके बाद भी वो लोग आ गए और वही लोग कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा हावी हुए। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर वहाँ कोई लड़का होता उस रोस्ट पैनल पे और वहाँ स्टेज पे तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता, क्योंकि मतलब उतनी बड़ी बात ही नहीं होती। क्योंकि लड़कियों को ट्रोल करने में लोगों को मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, लड़कियों के बारे में बुरी बातें बोलने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, और एक जो है सुपीरियर स्टैंड इंसान को लगता है कि मैंने एक सुपीरियर स्टैंड ले लिया, अगर किसी लड़की के बारे में मैंने इंटरनेट पर खुले में गलत बोल दिया तो वो उस वजह से वो मुद्दा बना, क्योंकि लोगों को मज़ा बड़ा आता है गलत बोलने में। बड़ी भयंकर बात हो गई भाई। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मज़ा आया। और मज़ा चाहिए हो तो स्टॉल नंबर 1 पर मेरा चाट का स्टॉल भी लगा है, तो खाकर जरूर जाइएगा। वाकई थैंक में यू सो मच, बहुत आनंद आया। और आदित्य कुलश्रेष्ठ जी से जब रूबरू हुए हम तो पता चला कि कितना गांभीर्य आवश्यक है एक कॉमेडियन होने के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर आप अपने हीरो, ऐसे नहीं यार, एक बार थोड़ा कोलाहल पैदा करें, थोड़ा पता चले कि एक स्टार आपके बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद।